हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लाया गया था उसके बारे में हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमको पढ़ना किस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको देखेंगे। उसके बाद देखेंगे जो साइट्स से इसका रिलेशन कैसा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे संविधान में इसके बारे में जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं वो क्या क्या किए गए हैं। उसके बाद इसमें जो 6 अनुसूचियाँ बनाई गई हैं, बेसिकली इसमें 6 अनुसूचियाँ हैं, उनको हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे कि एक एक अनुसूची में क्या क्या वर्णित किया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इस अधिनियम के तहत जो विभिन्न बॉडीज़ बनाई गई थी, जिनमें हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड बनाया गया था, या फिर सेंट्रल जू अथॉरिटी बनाया गया था, या फिर हम लोग देखेंगे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA बनाया गया था। इसके बाद हम लोग बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे इसमें जो विभिन्न संशोधन किए गए हैं, मतलब पहला संशोधन इसमें 1991 में किया गया था, दूसरा 2002 में किया गया, फिर तीसरा 2006 में, चौथा 2022 में किया गया था। तो इन हम संशोधनों को देखेंगे कि इसमें संशोधन से क्या क्या इसमें जोड़ा गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके तहत जो विभिन्न पहलें स्टार्ट की गई हैं, मतलब जो 1972 एक्ट बनाया गया है, इसने बहुत सारे जो इनिशिएटिव हैं वो स्टार्ट किए थे, जिसमें बाघ संरक्षण परियोजना इसने स्टार्ट की थी, प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट की थी, तो वन्यजीव गलियारे इसने बनाए थे। तो इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके पास चुनौतियाँ क्या हैं, मतलब ये सामना किन की चीज़ों का कर रहा है, मतलब ये किन चीज़ों को अभी इसमें और शामिल किया जा सकता है, मतलब इसमें चुनौतियाँ क्या क्या हैं उसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है। तो निष्कर्ष निकलने के बाद हम लोग देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में इसमें एक UPSC में क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग देखेंगे, ताकि अगर हम लोग ये ऐसा देख लेंगे तो हमको ये समझने में आसानी होगी कि इसमें हमको पढ़ना किस प्रकार से है। तो बेसिकली ये हमारा जो ये ओवरव्यू था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो मेन टॉपिक है। देखिए पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखे हैं, आखिर ये लाया क्यों गया था। तो देखिए इसको लाने के पीछे उद्देश्य ये था कि जो जंगली जानवर हैं और जो पौधे हैं जिनकी प्रजातियां क्या हैं, जिनकी प्रजातियां खतरे में हैं, तो उन प्रजातियों के खतरे को हमको संरक्षित करना था। मतलब जो जंगली जानवर हैं या पौधे हैं उनकी विभिन्न जातियां हैं जो खतरे में हैं, उनको संरक्षित करने के लिए ये लाया गया था। इसके और भी उद्देश्य थे, उनको भी देख लेते हैं। तो इसके तहत ये भी किया गया था कि उनके जो आवास हैं, मतलब जहाँ वे रहते हैं, उनका भी वहाँ पे हमको प्रबंधन करना है। मतलब जहाँ पे वो रहते हैं उनके आवास का भी हमको प्रबंधन करना है। साथ ही साथ जो जंगली पौधे या जंगली जानवर हैं उनसे जो उत्पाद बनते हैं और उनके उत्पादों का जो व्यापार होता है, तो उनके व्यापार को भी हमको विनियमित करना है और नियंत्रित करना है। तो इसके लिए एक कानूनी ढांचा ये बनाया गया था, और इसमें कुछ अलग भी प्रावधान है, उनको भी देख लेते हैं। तो इसी के तहत ये भी प्रावधान किया गया था कि जो जंगली जानवर हैं या पौधे हैं उनको अगर सरकार भी, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको अगर किसी ने, मतलब किन्हीं प्रजातियों को उसने भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने संरक्षित किया हुआ है, तब भी उसको क्या किया जाएगा, इस 1972 के एक्ट में उसको भी संरक्षित किया जाएगा। मतलब 2 जगह उसको संरक्षित किया जाएगा। साथ ही इसका उद्देश्य एक और था कि जो साइट्स है, तो देखिए साइट क्या होता है, साइट का पहले फुल फॉर्म देख लीजिए। तो साइट का फुल फॉर्म होता है वन्यजीव और वनस्पतियों की लुप्त प्राय जो प्रजातियाँ हैं उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन। मतलब उनका जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, जो वन्यजीव या वनस्पतियाँ हैं जो लुप्त प्राय हैं, अगर उनका व्यापार होता है तो उसको रोकने के लिए साइट्स नामक जो संस्था है वो बनाई गई थी। तो बेसिकली जो साइट्स है उसका ये उद्देश्य था। साथ ही साथ अगर हम लोग देखते हैं कि ओवरव्यू हम लोगों ने अभी देखा था कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसका भी बेसिकली यही उद्देश्य है। तो बेसिकली अगर हम लोग देखा जाए तो दोनों का उद्देश्य सेम हो जाता है। इसलिए भारत ने क्या किया, भारत भी जो साइट्स है उसमें ये शामिल हो गया, क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो दोनों का उद्देश्य सेम ही है, इसलिए भारत भी इसमें शामिल हो गया। अब इसके बारे में अलग एक पॉइंट वो दिया, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए इसमें पहले बताया जा रहा है कि जो जम्मू कश्मीर था इसमें ये दायरे में शामिल नहीं था। मतलब जो 1972 का एक्ट था उसमें पहले जम्मू कश्मीर शामिल नहीं था, लेकिन जब पुनर्गठित किया जाता है जम्मू कश्मीर का, फिर इसको शामिल कर लिया जाता है। मतलब अभी अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो ये जितने भी हमारे पूरा क्षेत्र है हमारे भारत का, उन सभी जगहों पर ये लागू होता है। तो इसका कहने का मतलब ये है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं वन्यजीव जो संरक्षण अधिनियम है उसका संविधान में क्या प्रावधान किया गया है। तो देखिए जो 42वां संविधान संशोधन 1976 था उसके तहत किया क्या गया था उसको देख लेते हैं। तो देखिए जो वन और वन्यजीव संरक्षण और पक्षियों का संरक्षण था, पहले ये राज्य सूची में था, लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन होता है उसके बाद इसको समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले ये जो वन और वन्यजीव संरक्षण और पक्षियों का संरक्षण था ये राज्य सूची में आता था, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन 1976 किया जाता है तो उसके बाद इसको समवर्ती सूची में शामिल कर दिया जाता है।
और दूसरा प्रावधान इसमें क्या है इसको देख लेते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद जो 51A का जो जी सेक्शन है उसमें कहा गया है कि वनों और वन्यजीव सहित जो प्राकृतिक पर्यावरण है कि उनकी रक्षा करना है और उनके सुधार की दिशा में प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि उनके सुधार के लिए काम करे। तो बेसिकली एक तरह से ये मौलिक कर्तव्य बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है कि जो वन और वन्यजीव जीव हैं उनके प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है तथा उनकी भी रक्षा करना है। तो ये हम लोगों का एक क्या बना दिएगा, मौलिक कर्तव्य बना दिया गया। ये किस संविधान संशोधन में या अधिनियम में बताया गया है? तो ये संविधान के अनुच्छेद 51 का ए का जो जी सेक्शन है उसमें ये बात की गई है। साथ ही साथ अगर हम लोग इसमें देखते हैं डीपीएसपी जो है उसमें भी इसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो भाई हम लोग देख लेते हैं डीपीएसपी में क्या प्रावधान किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि जो इसका आर्टिकल 48 का ए है उसमें कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार और देश में वनों और वन्यजीव की रक्षा के लिए प्रयास करेगा। मतलब उसने राज्य को ये जिम्मेदारी दी है कि वो पर्यावरण की रक्षा करेगा और उनके सुधार की दिशा के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाएगा। तो ये बेसिकली जो संविधान में उल्लेख किए गए हैं उनके बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देख लेते हैं जो इसकी अनुसूचियाँ हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि यूपीएससी में इसमें डिटेल क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हमको जानना ये आवश्यक हो जाता है कि इसकी जो सूचियाँ दी हुई उनमें क्या क्या वर्णित किया गया है। तो देखिए जो पहली अनुसूची है उसमें कहा गया है कि यह उन लुप्तप्राय प्रजातियों को शामिल करता है जिन्हें सर्वाधिक संरक्षण की आवश्यकता है। मतलब जो सूची पहली होगी उसमें जिसको सबसे ज़्यादा संरक्षित करने की आवश्यकता है, मतलब जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है उसको इसमें शामिल किया जाएगा। और इसके तहत प्रावधान ये किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था इस कानून का उल्लंघन करती है, मतलब अगर जो इसमें जानवर शामिल किए गए या पेड़ पौधे कोई प्रजातियां इसमें शामिल की गई हैं, अगर कोई उनका मतलब हंट करता है या उनको कोई नुकसान पहुंचाता है तो उस स्थिति में कह रहा है व्यक्ति को कठोर दंड दिया जाएगा। तो इसमें ये प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ कुछ और प्रावधान है उनको भी देख लेते हैं। तो इसी में प्रावधान किया गया है कि यह अनुसूची के तहत पूरे भारत में शिकार करने पर प्रतिबंध है। मतलब पूरे अगर हम लोग भारत में देखते हैं तो पूरे भारत में शिकार करने पर इसमें रोक लगाया गया है। लेकिन शिकार किया क्या जा सकता है, कुछ एक्सेप्शन भी दिया गया है, उसको देख लेते हैं। लेकिन कहा गया है कि ऐसी स्थिति जब मानव जीवन के लिए खतरा हो, मतलब किसी चीज़ से अगर कोई जानवर है या कोई प्रजाति है जिससे मानव जीवन को खतरा हो सकता है, या फिर ऐसी बीमारी से वो पीड़ित है जो ठीक होना संभव नहीं है, तो फिर क्या किया जा सकता है, उसका शिकार या उसको नष्ट किया जा सकता है। तो इसमें ये भी कहा गया है। तो मतलब एक तरह से इसका एक्सेप्शन जो है वो दिया गया है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं जो इसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रावधान है। तो इसमें कहा गया है कि इसके तहत जो सूचीबद्ध जानवर हैं जिनमें कृष्णमृग जिसको हम लोग काला हिरन कहते हैं, जिसमें हिम तेंदुआ जिसको स्नो लेपर्ड कहते हैं, हिमालयन भालू है और एशियाई चीता है, इसमें ये शामिल किया गया है। तो जो इसकी जो 1972 का जो अधिनियम है उसकी पहली अनुसूची में अगर पूछा जाए कौन कौन से जानवर शामिल किए गए हैं तो प्रीलिम्स में डायरेक्टली इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से ऐसे जो जानवर या प्रजातियां हैं जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची फर्स्ट में शामिल हैं। तो उनमें है काला हिरन है, स्नो लेपर्ड है, हिमालयन भालू और एशियाई चीता इसमें शामिल है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब आइए हम लोग इसकी जो अनुसूची सेकंड है उसको देख लेते हैं। तो देखिए जो इसकी अनुसूची दूसरी है उसमें कहा गया है कि इसके तहत भी जो जानवर होंगे उनके संरक्षणों के लिए काफ़ी उच्च सुरक्षा प्रदान की गई है। मतलब जो दूसरी अनुसूची है उसमें भी जो जानवर या प्रजातियां होंगी पेड़ पौधों की उनको भी उच्च सुरक्षा प्रदान की गई है, जिनके तहत उनके व्यापार पर प्रतिबंध आदि शामिल है। मतलब उनका व्यापार आप लोग नहीं कर सकते हैं, उन पे भी एक तरह से कठोर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन इसके तहत देखिए क्या क्या शामिल है, इनको भी देख लेते हैं। तो इसके तहत सूचीबद्ध कुछ जानवरों में असमिया मकॉक जिसको हम लोग कहते हैं, जो असम में एक मकॉक पाया जाता है, मकॉक को इंग्लिश में हम लोग लायन टेल मकॉक कहते हैं और ये असम में पाया जाता है। तो ये अनुसूची सेकंड में शामिल है। तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि डायरेक्टली यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन से जो जानवर हैं या प्रजातियां हैं वो पहली अनुसूची में शामिल हैं या दूसरी में शामिल हैं। तो ध्यान दीजिएगा जो लायन टेल मकॉक है जो असम में पाया जाता है वो सेकंड अनुसूची में शामिल है। साथ ही साथ जो हिमालय का काला भालू पाया जाता है और जो भारतीय नाग है, ध्यान दीजिएगा इंडियन जो कोबरा है वो सेकंड अनुसूची में शामिल है। किस सेकंड अनुसूची में, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो सेकंड शेड्यूल है उसमें ये शामिल हैं। अब हम लोग देख लेते हैं जो तीसरी और चौथी अनुसूचियाँ उनमें क्या क्या प्रावधान है। तो देखिए जो तीसरी और चौथी अनुसूचियाँ हैं उनमें जानवरों की वो प्रजातियाँ जो संकटग्रस्त नहीं हैं। तो कौन सी प्रजातियाँ इसमें शामिल की गई हैं कि जो संकटग्रस्त नहीं हैं और जिन्हें अनुसूची 3 और 4 के तहत शामिल किया गया है। मतलब जो संकटग्रस्त नहीं हैं उनको अनुसूची 3 और 4 में शामिल किया गया है। इसके तहत भी कुछ प्रावधान किए गए हैं, देख लेते हैं। तो इसके तहत प्रतिबंधित शिकार वाली संरक्षित प्रजातियाँ शामिल हैं। मतलब कुछ ऐसी प्रजातियाँ हैं जिनका आप शिकार नहीं कर सकते हैं,
लेकिन किसी भी उल्लंघन के लिए दंड पहली 2 अनुसूचियों की तुलना में कम है। मतलब अगर आप पोच कर ही लेते हैं या शिकार कर लेते हैं, तो जो पहली और दूसरी अनुसूची में शिकार के बारे में दंड बताया गया था, उससे आपको थोड़ा कम दंड मिलेगा। मतलब दंड तो मिलेगा, लेकिन जो पहली और दूसरी अनुसूची में है उसमें कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, लेकिन इसमें दंड को कहा गया है कि कुछ तुलनात्मक रूप से उससे कम है, तो ये इसमें कहा गया है। वहीं हम लोग देख लेते हैं जो अनुसूची 3 है, इसके तहत कौन कौन से इसमें जानवर हैं। 3 में चीतल है, जिसको स्पॉटेड डियर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, चीतल क्या है? स्पॉटेड डियर है। वहीं हिमालयन नीली भेड़ जो है, लकड़बग्घा और सांभर जो है, वो तीसरी अनुसूची में शामिल है। वहीं चौथे में देख लेते हैं, चौथी अनुसूची में कौन कौन से जानवर शामिल हैं। तो देखिए, चौथी अनुसूची के तहत राजहंस, जिसको फ्लेमिंगो कहते हैं, वो शामिल है। खरगोश शामिल है। बाज, किंगफिशर, मैगपाई और हॉर्सू क्रैब, ये सब इसमें शामिल हैं। तो ये चौथी में शामिल थे। तीसरे में चीतल शामिल था, नीली भेड़ शामिल था, लकड़बग्घा और सांभर। तो बेसिकली ये सब जानवर इसमें शामिल हैं। अब आइए हम लोग जो इसकी 5th शेड्यूल है, जो 5वीं अनुसूची है, उसको देख लेते हैं उसमें क्या क्या है। तो इसकी जो 5वीं अनुसूची है में वो जानवर शामिल हैं जिनको वर्मिन या परोपजीवी कहा जाता है। अब यह वर्मिन या परोपजीवी क्या होते हैं, इनको जान लेते हैं। तो ये ऐसे छोटे जंगली जीव होते हैं जो रोग का परिचंचरण करते हैं तथा पौधे एवं भोजन पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। तो इनको वर्मिन या परोपजीवी कहते हैं और इन जानवरों का शिकार किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, जो 5वीं अनुसूची में है, इन जानवरों का आप लोग शिकार कर सकते हैं। और इन देखिए, इनमें कौन कौन से जानवर शामिल हैं। तो इनमें जंगली जानवरों की केवल 4 प्रजातियां शामिल हैं, जिनमें कौवे, फल फल चमगादड़ जो होता है, मतलब जो फ्रूट बैट होता है, वो शामिल है। चूहा और मूषक। तो बेसिकली अगर आप ऐसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किन जानवरों को आप शिकार कर सकते हैं, तो उनमें ये ऑप्शन दिया हुआ था, कौवा दिया हुआ था, फैट जो फ्रूट बैट होता है उसको दिया हुआ था, चूहा दिया हुआ था। तो इन सब बेसिकली आप जो ये कैटेगरीज़ हैं, इनका आप शिकार कर सकते हैं, इन पे किसी तरह का रोक नहीं है। अब आइए हम लोग जो छठी अनुसूची है उसको देख लेते हैं। तो जो छठी शेड्यूल है उसमें कहा गया है पौधों की कृषि नियमन के बारे में कहा गया है। मतलब कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको आप कृषि नहीं कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से पौधे हैं, जैसे अफीम हो गया या भांग का हो गया। तो ऐसे जो मतलब साइक्रोटॉपिक्स पौधे हैं, मतलब जिनसे नशा या किसी प्रकार से मतलब वो ज़्यादा महंगे हैं, उनका आप लोग क्या कर नहीं सकते, उसको आप कल्टीवेट नहीं कर सकते। तो उन्हीं पर नियंत्रण रखने और उनकी बिक्री और परिवहन पर रोक लगाने की बात कही गई है। अब वो कौन कौन से पौधे हैं उनको देख लेते हैं। तो इस अनुसूची में कहा गया है कि पौधे की कृषि और व्यापार दोनों ही निपुण प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकता है। मतलब अगर आपको ये करना भी है, मतलब कल्टीवेशन करना है, जिससे अफीम की खेती होती है, तो अफीम की खेती इस प्रकार से होती है, पहले उसको लाइसेंस लेना पड़ता है। बिना लाइसेंस के आप उसकी खेती नहीं कर सकते हैं। तो इसके बारे में ये छठी अनुसूची में ये बताया गया है। अब देखिए, जो छठी अनुसूची है उसमें कौन कौन से पौधे हैं इनको देख लेते हैं। तो इसमें साइकैड शामिल है, जो भारतीय मूल का पौधा है। ब्लू वांडा शामिल है। नीला आर्किड शामिल है। लाल आर्किड शामिल है। कुछ शामिल है। स्लीपर आर्किड शामिल है और पिचर प्लांट। तो इसमें ये सब जो पौधे हैं वो शामिल हैं। और इनको क्या करना पड़ता है, अगर इनको आपको खेती करनी है तो आपको लाइसेंस सरकार से लेना पड़ेगा। तो इसके बारे में ये प्रावधान किया गया था। अब हम लोग देख लेते हैं जो इस अधिनियम के तहत विभिन्न सारे जो निकाय गठित किए गए हैं या बोर्ड बनाए गए हैं, वो कौन कौन से बोर्ड बनाए गए हैं। तो देखिए, जो पहला बोर्ड बना है वो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड बना है, जिसको हम लोग NBWL कहते हैं। तब देखिए, ये बोर्ड बनाया गया, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, जो NBWL है, ये सभी वन्यजीव संबंधी मुद्दों की समीक्षा करने और राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में तथा उनके आसपास परियोजनाओं को मंजूरी देने वाला शीर्ष निकाय है। कहने का मतलब है कि वन्यजीव संबंधित जो भी मुद्दे होंगे, इनकी ये समीक्षा करेगा तथा जो राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य हैं, उनके आसपास अगर कोई परियोजना आपको बनानी है तो उसकी मंजूरी देने के लिए कौन सा कार्य करेगा, तो NBWL जो है वो शीर्ष संस्था है। मतलब अगर वो मंजूरी देगा या परियोजना को स्टार्ट करनी है आपको उद्यान या अभयारण्यों के पास, तो उसको मंजूरी देने की शीर्ष संस्था कौन सी है, तो वह है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, जिसको हम लोग NBWL कहते हैं। दूसरा बोर्ड है राज्य वन्यजीव बोर्ड। तो ये क्या है, SBWL है। और देखिए, ये केंद्र शासित या राज्य जो हैं, उनके प्रदेश के मुख्यमंत्री जो होते हैं इस बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। तो कौन अध्यक्ष होते हैं, और काम बेसिकली जो वही है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड वाला, ऊपर हम लोगों ने देखा काम उसका यही भी है। लेकिन इसमें देखिए, अगर अध्यक्ष की बात करा जाए तो यहाँ पे मुख्यमंत्री इसकी बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। अब हम लोग एक अथॉरिटी और है उसको देख लेते हैं, जो है सेंट्रल जू अथॉरिटी, जिसको कहते हैं चिड़ियाघर प्राधिकरण। तो ये भी इसी के तहत बनाया गया था। किसके तहत, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ये भी बनाया गया था। तो देखिए, इसके तहत क्या है, तो इसमें अध्यक्ष और एक सदस्य सचिव सहित कुल 10 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 10 सदस्य होते हैं। और इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान करना,
और देश भर के चिड़ियाघरों को विनियमित करने का भी कार्य, मतलब जितने भी चिड़ियाघर हैं उनको मान्यता प्रदान करेगा और उन पे रेगुलेशन एक तरह से ये लगाएगा। वहीं और कुछ भी इसके कार्य हैं उनको देख लेते हैं। तो इसके तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चिड़ियाघरों के मध्य जीव जंतुओं, पक्षियों आदि का जो स्थानांतरण होता है, मतलब उनका ट्रांसफ़र होता है, उसके लिए मानदंड और नियम भी स्थापित यही करता है। तो कौन बनाता है? तो ये नेशनल जो जू अथॉरिटी है यही काम ये करती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि इससे अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पूछे जाने की संभावना इससे ज़्यादा है। अब आइए अगला देख लेते हैं। इसी के तहत एक और संस्था बनाई गई जिसका नाम है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसको हम लोग नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। देखिए ये टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद बाघ संरक्षणों को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2005 में इसका गठन किया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या है NTCA का? तो ये है बाघ संरक्षण को सुदृढ़ बनाने के लिए NTCA का गठन 2005 में किया गया था। अब इसमें देखिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री NTCA के अध्यक्ष होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि डायरेक्ट ऐसे पूछा जा सकता है कि NTCA का गठन किस लिए किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इसके अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, और राज्य का पर्यावरण मंत्री इसका उपाध्यक्ष होता है। इसको भी ध्यान दीजिएगा, मतलब जो केंद्र का पर्यावरण मंत्री होगा वो इसका अध्यक्ष होगा और जो राज्य का पर्यावरण मंत्री होगा इसका उपाध्यक्ष होता है। अगला देख लेते हैं। इसी में पॉइंट दिया हुआ है केंद्र सरकार NTCA की सिफारिश पर किसी क्षेत्र को बाघ अभयारण्य घोषित कर सकती है। मतलब अगर किसी क्षेत्र को बाघ अभयारण्य बनाना है तो क्या करेगी? तो केंद्र सरकार NTCA की सिफारिश पर ही काम करेगी। मतलब NTCA अगर रिकमेंड करेगा कि नहीं इस क्षेत्र को बाघ अभयारण्य घोषित कर दिया जाना चाहिए, तब केंद्र सरकार उनकी सिफारिश के अनुसार काम करती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट संस्था है। अब आइए अगला देख लेते हैं। एक है वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। क्या है? वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, जिसको इंग्लिश में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो कहते हैं, WCCB। तो इसके बारे में देखिए, तो इस अधिनियम के तहत देश में संगठित वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए इस संस्था का गठन किया गया है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अगर वन्यजीव संबंधी कोई अपराध होते हैं तो उनसे निपटने के लिए ये संस्था कार्य करती है। अब देख लेते हैं इस अधिनियम के तहत संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं, इनको भी देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस अधिनियम के तहत कौन कौन से क्षेत्र संरक्षित हैं? तो इसके तहत 5 प्रकार के संरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षण रिजर्व, सामुदायिक रिजर्व और टाइगर रिजर्व। अब हम लोग देख लेते हैं जो WPA मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें संशोधन कब कब किए गए थे और संशोधन क्या क्या किए गए थे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए पहला संशोधन इसमें किया गया था 1991 में। तो 1991 में जो संशोधन किया गया तो इसमें क्या क्या जोड़ा गया इसको भी देख लेते हैं। तो इस अधिनियम ने वन्यजीव संबंधी अपराधों के लिए दंड और जुर्माने को और सशक्त कर दिया। मतलब जो 1991 में संशोधन होता है तो ये दंड और जुर्माने को बढ़ा देता है तथा लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के प्रावधानों को भी प्रस्तुत करता है। मतलब जो इसमें लुप्तप्राय प्रजातियां हैं उनके संरक्षण के लिए इसमें कहता है कि हम कुछ अब और प्रावधान बनाएंगे। तो बेसिकली ये 1991 में ये प्रावधान किया जाता है। वहीं दूसरा जब संविधान इसमें संशोधन होता है 2002 में, तब क्या ही होता है उसको देख लेते हैं। तो इस समय होता है कि जो सामुदायिक रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व है उसकी अवधारणा को इसमें प्रस्तुत किया जाता है। मतलब जो सामुदायिक रिजर्व बनाए जाएँ या कंजर्वेशन रिजर्व बनाए जाएँ, तो ये बात कहाँ से निकल कर आती है? जब इसमें 2002 में संशोधन किया जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब आइए हम लोग देख लेते हैं 2006 में संशोधन होता है उसमें क्या होता है। तो 2006 में संशोधन होता है उसके तहत इसमें बाघ अभयारण्यों के प्रबंधन और सुरक्षा हेतु एक राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसको NTCA है, का गठन का प्रावधान किया गया था। तो 2006 में इसमें संशोधन किया गया था तो उसी समय ये किया गया था कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के गठन का इसमें मंजूरी दी गई थी। इसको ध्यान दीजिएगा। अगला इसी में देख लेते हैं जो प्रावधान है। तो इसके तहत क्या किया गया है, जो वन्यजीव संबंधी अपराध होंगे तो उनसे निपटने के लिए बाघ एवं अन्य लुप्तप्राय प्रजाति जो हैं अपराध नियंत्रण ब्यूरो जो होती हैं उनके गठन का भी प्रावधान किया गया है। मतलब अगर जो कोई वन्यजीव संरक्षण संबंधी कोई कैटेगरी है या कोई स्पीसीज़ है, अगर उसके संबंधित कोई अपराध होता है तो उससे निपटने के लिए बाघ एवं अन्य लुप्तप्राय प्रजाति का जो अपराध नियंत्रण ब्यूरो बनाया गया है वो एक काम करेगा कि इस अपराध से निपटने के लिए वो कार्य करेगा। तो इसके गठन का प्रावधान कहाँ किया गया था? तो ये 2006 में जो संशोधन हुआ था उसी के तहत ये प्रावधान किया गया था कि जो वन्य और अन्य लुप्तप्राय प्रजातियाँ हैं उनके अपराध के लिए नियंत्रण के लिए एक ब्यूरो बनाया जाए। तो वो 2006 में जब संशोधन किया गया था तो उसके द्वारा ये प्रावधान किया गया था। अब हम लोग देख लेते हैं जो लेटेस्ट इसमें संशोधन किया गया है 2022 में, वो क्या किया गया है। तो इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, कानून के तहत संरक्षित प्रजातियों को बढ़ाने,
मतलब जो संरक्षित प्रजातियां हैं उनमें और प्रजातियों को हमको शामिल करना था, तो ये काम किया गया। दूसरा किया गया, अनुसूचियों की संख्या घटाकर 4 कर दी गई, मतलब पहले 6 थी अब 4 कर दी गई, और जो संरक्षित प्रजातियां थीं इनकी संख्या बढ़ा दी गई। अब देखिए जो पहली अनुसूची होगी उसमें क्या किया गया, तो उसमें कहा गया कि जो उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्राप्त पशु प्रजातियां होंगी उनको शामिल किया जाएगा। मतलब जिनको सबसे ज़्यादा खतरा होगा वो पहली अनुसूची में होंगे। जिनको देखिए जो दूसरी अनुसूची होगी, यहाँ पे दूसरा है, जो दूसरी अनुसूची होगी वहाँ पे जो कुछ कम स्तर की जो पशु प्रजातियाँ होंगी जिनको मतलब कुछ कम खतरा होगा उनको शामिल किया जाएगा। वहीं तीसरी अनुसूची में क्या किया जाएगा, उसमें संरक्षित पौधों को शामिल किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर अब पूछा जाए कि संरक्षित पौधों को किस सूची में शामिल किया गया है, तो वो तीसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। वहीं चौथी अनुसूची में जो साइट्स है, मतलब साइट्स का क्या काम है कि जो लुप्तप्राय प्रजातियां हैं, जो एक खतरे में प्रजातियां हैं, उनकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रोक लगाना। तो चौथी अनुसूची में कहा गया है जो साइट्स के तहत संबंध सूचीबद्ध प्रजातियाँ हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा। तो पहले 6 थी अब 4 कर दी गई हैं। ये कब कर दी गई हैं, जब 2022 का संशोधन इसमें हुआ था। और इसी के तहत किया क्या कुछ और प्रावधान किए गए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें कहा गया था कि धार्मिक या किसी अन्य उद्देश्य के लिए हाथियों का उपयोग अनुमति प्रदान करता है। मतलब जैसे हमारे यहाँ कुछ धार्मिक रीति रिवाज हैं, जैसे हमको गणेश जी की उसको सवारी माना जाता है, तो उसकी अगर पूजा पाठ भी की जाती है तो इसके लिए छूट है कि उसको आप लोग पाल सकते हैं या उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस बात की ये छूट देता है कि आप मतलब अपराध की श्रेणी में नहीं आएंगे अगर आप हाथी पालते हैं या उसकी पूजा करते हैं, तो इससे इसलिए इसमें छूट भी दी गई है। अब हम लोग देख लेते हैं जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72 है, इसके तहत जो पहले विभिन्न स्टार्ट किए गए, मतलब जो इनिशिएटिव बहुत सारे स्टार्ट किए गए थे वो क्या क्या थे। तो पहली जो पहल थी वो स्टार्ट की गई थी जिसका नाम था बाघ संरक्षण परियोजना। ध्यान दीजिएगा, बाघ संरक्षण परियोजना शुरू की गई थी, और इसका क्या उद्देश्य था ये देख लेते हैं। तो देखिए बाघों की आबादी के संरक्षण के लिए बाघ संरक्षण परियोजना शुरू की गई थी। वर्ष 1973 में ये प्रारंभ की गई थी। ध्यान दीजिएगा, बाघों के संरक्षण के लिए बाघ संरक्षण परियोजना 1973 में शुरू की गई थी। बेसिकली ये एक्ट आया था 1972 में। और जो बाघ संरक्षण परियोजना है जिसको हम लोग टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कहते हैं, तो वो कब आया था, तो आया था 1973 में। इसको ध्यान दीजिएगा। और इसके तहत क्या किया गया है, तो यह परियोजना अभी भी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की मदद से चल रही है। अगर इसको कोई चला रहा है इस संस्था को, तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसको चलाता है। इसको ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो देखिए प्रोजेक्ट जो एलिफेंट था वो हाथियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए 1992 में लाया गया था। और किसके द्वारा लाया गया था, तो केंद्र सरकार के द्वारा। तो जो प्रोजेक्ट एलिफेंट था वो कब आया था, 1992 में, और हाथियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए ये लाया गया था। और इसको शुरू किया किसने था, मतलब ये पहल शुरू किसने की थी, तो वो शुरू की थी WPA ने, मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 में आया था, उसी ने इस प्रावधान को शुरू किया था। अब देखिए इसके तहत जो हाथियों के लिए हैं 88 गलियारों की पहचान की गई है, मतलब 88 गलियारे बनाए गए हैं, ताकि जो गलियारे अगर बनाए जाएंगे तो जो मानव और हाथियां हैं इनमें आपस में संघर्ष ना हो, इसलिए इसमें गलियारे बनाए गए हैं। और ताकि जो इनसे बहुत सारी घटनाएं इनकी हो जाती हैं, मतलब ट्रेन की या रोड की ट्रैक पे आ जाती हैं, तो वहाँ पे खतरा हो जाता है। तो इन खतरों से निपटने के लिए गलियारे बनाए गए हैं। तो कितने गलियारे हाथियों के लिए बनाए गए हैं, तो 88 गलियारे बनाए गए हैं। अब देखिए वन्यजीव गलियारे क्या होते हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो वन्यजीव गलियारे जो होते हैं संरक्षित क्षेत्रों से जुड़े होते हैं, जो मानव बस्तियों में हस्तक्षेप के लिए बिना जानवरों की आवाजाही की सुमति मतलब अनुमति देते हैं। एक तरह से कहने का सेंस है कि जैसे हम लोगों ने एक गलियारा बना दिया, तो उसके तहत अगर वन्यजीव कोई जा रहा है तो जा रहा है तो उसमें अगर जाएगा तो उसको खतरा नहीं होगा। तो मतलब ऐसे गलियारे बनाए जाएंगे कि वो ऐसे डायरेक्शन में बनाए जाएंगे कि जहाँ पर मानव का जो अधिवास हो, मतलब मानव रहते हैं वहाँ पे ना रहते हों, ताकि मानव और जानवरों में संघर्ष ना हो। और उसको इस क्षेत्र से गुजारा जाएगा जहाँ पे रोड ना हो, ना तो रोड पे आए तो उनको मतलब एक्सीडेंट उनका ना हो सके, ना तो कोई ट्रेन ट्रैक जाती हो, मतलब ट्रेन से उनको खतरा हो सके। तो ये सब गलियारे इसलिए बनाए जाते हैं। तो देखिए पहला जो बनाया गया था गलियारा, वो बनाया गया था अशोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य के पास है, और ताकि जो तेंदुए और अन्य वन्यजीव संरक्षण है उनको सुरक्षित प्रदान किया जा सके। तो ध्यान दीजिएगा, जो पहला शहरी वन्यजीव अगर गलियारा देखते हैं तो वो दिल्ली और हरियाणा के मध्य बनाया गया था, जिसका नाम है असलो भट्टी वन्यजीव अभयारण्य। अब आइए अगला देख लेते हैं इसमें चुनौतियाँ क्या क्या हैं।
तो पहले तो इसमें चुनौती है कि जागरूकता का अभाव है। कहने का क्या मतलब है कि इसके 51 साल तो मतलब पूरे हो गए हैं, लेकिन ये अभी भी प्रभावी रूप से ये आम जनता तक नहीं पहुंच पाया है। मतलब जो आम लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन अभी भी इसमें कम है। इसलिए क्योंकि वो वन्यजीव संरक्षण के बारे में उनके महत्व अभी नहीं जान पाए हैं और वो कानूनों से अनभिज्ञ हैं। तो इसलिए ये ज़्यादा मतलब क्या हुआ है, ये ज़्यादा अभी कारगर शामिल नहीं हुआ है। मतलब एक तरह से जागरूकता का अभाव है। दूसरा है मानव वन्यजीव संघर्ष। तो देखते रहते हैं आप लोग, क्योंकि ऐसे गलियारे इसीलिए बनाने का प्रावधान किया जा रहा है कि तो ताकि जो मानव और वन्यजीव हैं उनका हमको क्या हो, उनमें हमें एक तरह से संघर्ष देखने को ना मिले। तो इसी के लिए क्या कहा जा रहा है कि मानव जीव काफ़ी संघर्ष हो रहे हैं और जो वन्यजीव की आवास हैं वो अतिक्रमण की शिकार होते जा रहे हैं। क्योंकि जो मानव है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या कर रहा है, जंगलों को काट रहा है। जिससे क्या हो रहे हैं, जो उनके आवास हैं वो सिमटते जा रहे हैं। जब आवास सिमटेंगे तो क्या होंगे, तो जो वन्यजीव संरक्षण उनकी आवास में आ जाएंगे। मतलब कहने का सेंस है, जहाँ पे जंगल था तो जंगल में वन्यजीव मतलब रहते थे। अगर जंगलों में हम लोग जाके वहाँ पे काट के हम मतलब वहाँ पे डिस्ट्रॉय करके हम लोग वहाँ पे घर बनाएंगे तो हमारा फिर तो जंगली जानवर से संघर्ष होना लाजमी है। तो इसलिए कहा गया है कि वन्य जीव जो संघर्ष हैं वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और इसमें वन्य जीवों की अक्सर हत्या होती रहती है। तीसरा इसमें है अवैध वन्यजीव व्यापार। तो ध्यान दीजिएगा, जो अवैध रूप से व्यापार होते हैं क्योंकि इनकी काफ़ी डिमांड होती है, इसलिए क्या कहा जा रहा है कि ये इनका बहुत ज़्यादा अवैध व्यापार होता है। इसलिए इन पे क्या होता जा रहा है, बड़ा खतरा इस पे उपस्थित है। अगला देख लीजिए, समन्वय का अभाव। तो समन्वय का अभाव कैसे है, जो सरकारी विभाग है, वन्यजीव विभाग हैं, जो विभाग हैं जिन विभागों में हम लोग वन विभाग और अन्य जो सरकारी एजेंसियां जैसे पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, तो इन सब के मध्य क्या है, समन्वय की कमी है। जिससे क्या होता है, ये जो एक्ट लाया गया है इसको हम लोग प्रभावी नहीं बना पा रहे हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट काफ़ी है, जो अपर्याप्त दंड है। मतलब जो दंड की इसमें बात कही गई है वो काफ़ी अपर्याप्त है। मतलब वो ज़्यादा कठोर नहीं है, इसलिए अपराधियों को ये ज़्यादा जुर्माना या उन पे ज़्यादा बहुत सख्त सज़ा नहीं सुनाता है। इसलिए क्या होता है, अपराधी इसके बारे में ज़्यादा केयर नहीं करते हैं और वन्य जीवों का शिकार करते रहते हैं। और इसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है चुनौती है, जो समुदाय भागीदारी का अभाव। मतलब जो सामुदायिक भागीदारी है, मतलब जो पीपल पार्टिसिपेशन है, वो इसमें देखने को नहीं मिलता है। अगला रीज़न है जलवायु परिवर्तन। तो देखिए जलवायु परिवर्तन क्या है, इसकी दिशा में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या हो रहा है कि जो बहुत सारे वन्य जीव हैं उन पर खतरा पैदा हो जा रहा है। तो क्योंकि अब हमको क्या करना है, तो जो जलवायु परिवर्तन है इसको भी हमको कम करने का प्रयास करना है, ताकि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के नियम कानून हैं उनके तहत जो संरक्षित प्रावधान किए गए हैं उन प्रावधानों को हम क्या कर सकें, उनको हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें। तो अब हम लोग अब लास्ट में निष्कर्ष देखते हैं। तो निष्कर्ष क्या है, तो निष्कर्ष में ये निकल कर सामने आ रहा है कि बहुत सारी चुनौतियों को सामना कर रहा है। तो इसलिए हमको क्या करना है, सरकार और जो सिविल सोसाइटीज़ हैं जनता के मध्य क्या करें, उन प्रचार करें और उनको उसमें पार्टिसिपेशन उनका दिला सकें। मतलब जो सरकार है और जो पब्लिक है, इनका अगर पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छे से होगा तो क्या होगा, तो ये हम लोग को सरकार जो है उसको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर जो जागरूक है जनता वहाँ की, तो जागरूक जनता रहेगी तो वो उनको क्या करेगी, खुद ही संरक्षित करेगी। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो पीपल पार्टिसिपेशन है मतलब उसको बढ़ाया जा सके और साथ ही साथ क्या किया जाए, जागरूकता बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए जाएँ, जिनमें उनके आवासों को जो संरक्षित करने के लिए उपाय बताए जाएँ और उनके लिए क्या किया जाए, उनको प्रोत्साहित भी किया जाए। मतलब जो ऐसा कार्य करे उनको प्रोत्साहित करने का भी कार्य किया जाए। तो बेसिकली ये निष्कर्ष था। अब हम लोग देख लेते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो पूछा गया था कि देखिए, यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 6 में शामिल किया जाता है तो इसका क्या तात्पर्य होगा। तो 2020 में यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। तो देखिए, अगर हम लोगों ने अभी देखा था, जो 6वीं अनुसूची होती है, अगर उसमें कोई भी पौधा शामिल है तो उसको करने के लिए हमको लाइसेंस की आवश्यकता होगी। तो देखिए, इसमें पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी। तो बेसिकली यही स्टेटमेंट इसमें सही है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 था उसमें जितने भी प्रावधान थे, इसमें जितने भी एक्ट थे, जो भी प्रावधान थे, उनको हम लोगों ने डिटेल में एनालिसिस किया। इसी प्रकार आने वाले वीडियोज़ में हम लोग एक एक जो टॉपिक होंगे उनको हम लोग डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।